मैं डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, आज आप विद्यार्थियों के समक्ष एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र चतुर्थ गद्य साहित्य के पाठ्यक्रम में कालजयी कहानी उसने कहा था की चर्चा करना चाहूंगा। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था पर बातचीत करते वक्त हम कुछ बिंदु निर्धारित करना चाहेंगे और निम्नलिखित बिंदुओं पर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कहानी की कहानी कैसे शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत हम लेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी जी का संक्षिप्त परिचय, कहानी उसने कहा था का जो कथ्य और शिल्प है उसका मूल्यांकन, कहानी का उद्देश्य, कहानी का शिल्प, फिर हिंदी कहानी के विकास में उसने कहा था कहानी मील के पत्थर क्यों बनी, उसका महत्व इतना क्यों है, इसका शीर्षक का औचित्य क्या है। इन बातों पर, इन बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं कहानी के पर बात करना चाहूंगा। कथन और श्रवण के आधार पर विकसित होने वाली कहानी के विकास की कथा उतनी ही पुरातन है जितनी सृष्टि के विकास की कथा। जब कभी भी मनुष्य ने अपनी सुनने और दूसरे की, अपनी कहने और दूसरे की सुनने के लिए किसी भाषा का सहारा लिया होगा, तभी कहानी के विकास की धारा स्वतः प्रवाहित हो उठी होगी। हमारे यहां हिंदी कहानी की चर्चा तो हम अभी आगे करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हजारों साल से कहानी के लेखन की और कहानी के मौखिक परंपरा के जरिए जो विकास का सिलसिला है उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। कहानी का प्राचीनतम रूप वेदों, उपनिषदों, पुराणों, जातकों आदि में मिलता है। इनके अतिरिक्त संस्कृत के 10 कुमार चरित्र, पंचतंत्र, कथा सरिसागर आदि में कहानी अपने प्राचीन वैभव के साथ मिलती है। हिंदी में भी लोक कथाओं में सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, तोता मैना की कहानी बेहद लोकप्रिय कहानी रही है। अब मैं संक्षेप में हिंदी कहानी के विकास और हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी के विकास की धारा तेज हो जाती है और सन 1900 से लेकर 1910 के बीच हिंदी में कई कहानियां प्रकाश में आई, जिसमें किशोरी लाल गोस्वामी रचित इंदुमती, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी, ये सभी कहानियां 1900 से लेकर 1903 के बीच में प्रकाशित हुई। फिर बंग महिला की चर्चित कहानी दुलाई वाली आती है जो 1907 में प्रकाशित हुई। हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतों में विभिन्नता है। इस सवाल को लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग कहानियों को हिंदी की पहली कहानी कहते हैं।
1900 में प्रकाशित इंदुमती कहानी को कोई विद्वान कहते हैं कि हिंदी की पहली कहानी है, तो कोई दुलाई वाली कहानी को हिंदी की पहली कहानी कहते हैं। लेकिन इसमें दूसरी भाषा के रचनाओं की छाप या उसका अनुदित रूप भी समीक्षक बताते हैं। बहुत से विद्वानों का मत है कि माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो संवत 1901 के आसपास प्रकाशित हुई, हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। उसने कहा था कहानी तो 1915 में प्रकाशित हुई, जिसको डॉक्टर नगेंद्र, प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक हिंदी कहानी का प्रस्थान बिंदु माना है। उसने कहा था कहानी को। अब मैं जो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका मैं संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। हिंदी की कालजयी कहानी उसने कहा था कि रचिता गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनका निधन 22 सितंबर 1922 को बनारस में हुआ। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने 3 महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। सुखमय जीवन, उसने कहा था, और बुद्धू का कांटा। उन्होंने निबंध, व्यंग, कविता, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां गुलेरी रचनावली शीर्षक से 2 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। भाषा विज्ञान, आलोचना के अलावा वे खगोल विज्ञान में भी रुचि रखते थे। गुलेरी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग में कुछ समय तक प्राचार्य के पद पर भी रहे। अब हम उसने कहा था कहानी, जो आज इस कक्षा का जिसका मूल्यांकन करना मुख्य उद्देश्य है, उस पर आप सीधे आते हैं। गुलेरी जी की इस बहुचर्चित कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कृति रचना शिल्प की दृष्टि से अपने समय से बहुत आगे की रचना है। इसके कथानक का विकास फ्लैशबैक शैली में होता है। इस पश्चात शैली का प्रयोग कहानी रचना में पहली बार गुलेरी जी ने किया। अब आप पूछेंगे कि फ्लैशबैक शैली क्या है। जब हम कोई बात कहते हैं, कोई संस्मरण कहते हैं, कोई कहानी कहते हैं, तो आज हम 25 साल पहले कोई घटना घटी है, कोई 50 साल पहले घटी है, उसकी याद करते हैं कि हमारे जीवन में वो घटना घटी थी और वो ऐसे ऐसे वो हुई थी। मतलब हम अपने बचपन में चले जाते हैं, हम बहुत पीछे चले जाते हैं समय के, और उन बातों को याद करते हैं, और उसका जब हम वर्णन करते हैं और जिस शैली में हम करते हैं वो फ्लैशबैक शैली का। या हिंदी कहानी में ये प्रयोग फ्लैशबैक का उसने कहा था में गुलेरी जी थे जो पहले बार किया था। अब एक सवाल और उठता है, ये उसने कहा था कहानी कालजयी कहानी क्यों है? तो इसके कारणों की हम शुरू में हम चर्चा करना चाहेंगे। कुछ बिंदुओं में इसको मैं बताना चाहूंगा। इस कहानी में देश प्रेम और मानवीय प्रेम दोनों का इतना अद्भुत और सुंदर निर्वाह है, जो इस कहानी को बहुत प्रभावशाली बनाता है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर हिंदी में लिखी गई यह पहली कहानी है। हिंदी की यह एक ऐसी पहली रचना है जिसमें पाश्चात्य शैली का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। इसके कथानक के विकास में फ्लैशबैक शैली का अद्भुत प्रयोग हुआ है। युद्ध के परिवेश का चित्रण व सजीव वर्णन बहुत उल्लेखनीय ढंग से इस कहानी में हुआ है। अगर उस कुछ लाइन को मैं कहानी के टेक्स्ट से उठाकर, पाठ से उठाकर आपको बताऊं, तो आप भी
प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। कहानीकार जब नायक लहना सिंह और उनके सिख सैनिक अंग्रेजों की तरफ लड़ते हुए जर्मनी के खिलाफ युद्ध के मैदान में हैं, खंदक में वो रात दिन बिताते हैं, तो युद्ध का जो एक दृश्य का एक नमूना लेखक कितने सुंदर से वर्णन करता है, इस पैराग्राफ में मैं बताना चाहूंगा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास के पत्तियों में छिपे रहते हैं। लेखक ने जो युद्ध का वर्णन और भी कई अलग जगहों कहा है, उसका एक नमूना मैंने आपको यहाँ प्रस्तुत किया कि कहानी की जो कहानीकार का जो वर्णन सामर्थ्य है, अभिव्यक्ति शक्ति है, उसको ये पैराग्राफ भी बता रहा है। इसके अलावा इस कहानी में वर्णित त्यागमय प्रेम का आदर्श भारतीय संस्कृति की उदात्तता को चित्रित करता है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिकों ने जर्मनी के खिलाफ जो भीषण युद्ध लड़ा था, उसका सजीव और अद्भुत चित्रण इस कहानी में मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध में सिख सैनिकों की वीरता और बलिदान को उजागर करने वाली हिंदी की यह पहली कथात्मक कृति है। अब ये तो कुछ कारण हैं जो इस कहानी को कालजयी बनाते हैं। अब इसके कथानक और शिल्प पर कुछ हम बातचीत करना चाहेंगे। किसी भी कहानी के तत्वों की चर्चा करें तो सर्वप्रथम कथानक, जिसे हम विषय वस्तु या कथा वस्तु भी कहते हैं, उसे हम लेते हैं। फिर पात्र या चरित्र चित्रण आता है, फिर परिवेश का निरूपण आता है, फिर उद्देश्य और भाषा और शैली को हम लेते हैं। इन बिंदुओं को लेकर हम इसके कथानक और अन्य पक्षों की चर्चा यहां करना चाहेंगे। उसने कहा था कहानी के कथानक के 2 हिस्से हैं। एक कथा मानवीय प्रेम की है, जिसमें लहना सिंह और सूबेदारनी के त्यागमय प्रेम का आदर्श चित्रित हुआ है। दूसरी कथा में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सिख सैनिकों द्वारा जर्मनी के खिलाफ वीरतापूर्वक जो भीषण युद्ध लड़ा गया था और उसमें सिख सैनिकों के बलिदान एवं बहादुरी का जो वर्णन है वह उल्लेखनीय है। इस कहानी में सिख सैनिकों के माध्यम से मानवीय प्रेम और देश प्रेम के लिए बलिदान की भावना का सुंदर चित्रण निरूपण हुआ है। कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह है, वो केंद्रीय चरित्र भी है, नायक भी उनको हम यह मानकर चलेंगे, और नायिका के रूप में सूबेदारनी है। साथ में सहयोगी चरित्र हैं सूबेदार हजारा सिंह, उनका पुत्र सैनिक बोधा सिंह, अन्य सैनिक सिख अन्य सैनिक जो हैं वजीरा सिंह, महा सिंह और जर्मन लप्टन साहब हैं। कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाजार के परिवेश के चित्रण के साथ होता है। लेखक ने अमृतसर के बाजार के घोड़े क्योबानों का के बहुत सुंदर चित्रण किया है। मैं उस विस्तार पर भी नहीं जाना चाहता, मगर जो घटना घटती है, घटात्मक जो उसमें कथा में जो घटना है, वहां से मैं कथानक के उस छोर को पकड़ता हूं। लहना सिंह तब 12 वर्ष के थे और अमृतसर में मामा के यहाँ गए हुए थे।
बाजार में कभी दही वाले के यहाँ, कभी सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। 2-3 बार लहना सिंह उसे पूछते हैं, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? लड़की धत कहकर भाग जाती है। ऐसे 3-4 बार होता है। एक दिन ऐसे फिर पूछते हैं लहना सिंह कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है? मगर अपेक्षा से विरुद्ध लहना सिंह को जवाब मिलता है। लड़की कहती है, हाँ कल हो गई, देखते ही नहीं या रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख होता है, क्रोध होता है। इसी के साथ कहानी का वो परिच्छेद लेखक ने बंद कर दिया और सीधा फिर दूसरा एक वाक्य का वर्णन करते हैं। लेकिन इसमें वो संकेत कर देते हैं कि लहना सिंह के हृदय में उस लड़की के प्रति एक प्रेम का बीज जो है प्रस्फुटित हुआ। फिर 25 वर्ष का समय बीत जाता है। लेखक फ्लैशबैक शैली में अब वर्णन करते हैं। लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गए हैं। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रह गया है। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहीं रेजिमेंट के अफसर की अचानक चिट्ठी आती है कि फौज को लाम पर युद्ध पर जाना है, फौरन वापस आओ। इसी बीच सूबेदार हजारा सिंह जो उनके पलटन के थे, उनकी चिट्ठी मिलती है कि मैं और मेरा बेटा बोधा सिंह भी युद्ध पर जा रहे हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहते थे। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब वो चलने लगे तो सूबेदार कहते हैं कि सूबेदारनी तुमको पहचानती है, जाकर थोड़ा बात कर लो। लहना सिंह अंदर जाता है और दरवाजे पर जाकर मत्था टेकता है। आशीष सुनता है। लहना सिंह चुप है। सूबेदारनी कहती है, मुझे पहचाना? लहना सिंह कहते हैं, नहीं। संवाद, यहाँ देखिए कहानी में संवाद का भी बड़ा महत्व है। छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में कथा का विकास कैसे होता है, यहाँ देखते बनता है। लेखक लिखता है, सूबेदारनी कहती, मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धक कल हो गई, देखती नहीं? रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। अचानक लहना सिंह को वो पुरानी याद, 25 साल पुरानी याद आ जाती है। हृदय में एक विशेष हिलोर उठता है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लायरपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और पैदा हुए, पर एक भी जीवित नहीं रहा। सूबेदारनी रोने लगती है। अब दोनों कहती है कि अब दोनों, मेरे पति और मेरे बेटे दोनों युद्ध पर जा रहे हैं। मेरे भाग क्या होगा? तुम्हें याद है? लहना सिंह से कहती है, तुम्हें याद है जब हम लोग छोटे थे, अमृतसर में मिले थे, तो एक दिन तांगे वाले के घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती। रोती रोती सूबेदारनी ओगरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। कहानी के आगे के घटनाक्रम में लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह एवं अन्य सिख सैनिकों के साथ वे युद्ध के मैदान में हैं। जर्मन सैनिकों के खिलाफ उनका भीषण युद्ध चलता है। लहना सिंह अपनी जान को जोखिम में डालकर सूबेदारनी के पुत्र बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की पूरी रक्षा करता है। युद्ध में सभी सिख सैनिक खंदक के अंदर रहते हैं। फ्रांस के उस खंदक में भीषण ठंड पड़ रही है। खंदक में पानी भर जाता है। यहाँ बोधा सिंह बीमार हो जाता है और उसकी रक्षा कई प्रकार से उसकी रक्षा लहना सिंह करते हैं।
लहना सिंह उसके लिए क्या क्या करते हैं, उसका एक बानगी, उनका एक सहयोगी सैनिक इन पंक्तियों में बता रहे हैं। सैनिक कहता है लहना सिंह से, जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने कंबल उसे उठाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपनी सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। इस पंक्ति से एक संकेत मिल रहा है कि सूबेदारनी ने बचपन में जो थोड़ी सी मुलाकात में जो उसको आप उनकी प्रेमिका कहेंगे हम, कि उसकी प्रेमिका ने ये कहा कि उसकी रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना, ये उसकी रक्षा के लिए वो क्या कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण इस पंक्तियों में है। आगे यहां पर युद्ध का कई दृश्य वर्णित है। युद्ध के विभिन्न प्रसंगों में लहना सिंह की वीरता, बुद्धिमानी, चतुराई, बलिदानी भावना का विस्तार पूर्वक सुंदर निरूपण हुआ है। लहना सिंह हजारी सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा तो करते ही हैं, साथ में बोधा सिंह के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। एक घटना का भी और वर्णन करना चाहूंगा कि खंदक में अचानक भारतीय लेफ्टिनेंट साहब की वेशभूषा में एक जर्मन लेफ्टिनेंट साहब आते हैं। सूबेदार हजारा सिंह को हुक्म देते हैं कि तुम इस खंदक को लेकर पूरी सैनिकों को लेकर, थोड़े से सैनिक छोड़ दीजिए और अधिकांश सैनिक को ले जाकर यहाँ से करीबन 1 मील दूर एक जर्मन लोगों का छोटा सा टुकड़ी है, उस पर हमको हमला करना है, वहाँ पर रवाना हो जाओ। हजारा सिंह हुक्म का उस रात का समय था, पूरा बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। हजारा सिंह उनके आदेश पर वहाँ से पूरे अपने फौजी टुकड़ी को लेकर चला जाता है। लहना सिंह भी नहीं रुकना चाहते हैं, लेकिन सिख सैनिकों की वीरता का वर्णन कोई सैनिक नहीं रुकना चाहता, हर कोई युद्ध करने के लिए बेचैन है, मरने मारने, जर्मनी अपने देश के लिए, दुश्मनों को मरने मारने के लिए बेचैन है। लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि तुम रुक जाओ, बोधा सिंह बीमार है, उसको देखना पड़ेगा। बोधा सिंह के कारण लहना सिंह वहाँ रुक जाता है। ये लोग 10 सैनिक वहाँ रुक जाते हैं। अचानक लेफ्टिनेंट सिंह इनको सिगरेट पीने के लिए ऑफर करते हैं लहना सिंह। लहना सिंह इसी में एकदम से उसकी बुद्धिमानी यहीं से प्रकट होती है। बोले सिख तो सिगरेट नहीं पीते, हमारे लेफ्टिनेंट साहब जानते थे कि सिख नहीं पीते, ये बंदा ये कैसे मेरे को ऑफर कर रहा है। फिर उस सिगड़ी के उजाले में उसके चेहरा को देखता है, अरे इसके बाल एकदम कटे हुए हैं। फिर वो कुछ पुराने लेफ्टिनेंट साहब के साथ ही पहले भी रेजिमेंट में बिता चुके थे लहना सिंह। फिर अचानक वो कुछ किस्सा सुनाते हैं, नील गाय उसके सिर में की चर्चा करते हैं। उससे वो पकड़ लेते हैं कि ये लेफ्टिनेंट साहब हमारा नहीं है, ये वेश बदल का आया है, ये सीखा हुआ उर्दू बोल रहा है। फिर क्या था, वो अपने एक साथी को, वजीरा सिंह को कहते हैं कि तुम दौड़ कर चले जाओ और उधर बाहर उन पर हमला होगा हमारे टुकड़ी पर, उनको तत्काल वापस यहाँ बुलाओ। यहाँ लेफ्टिनेंट हमारा या तो लेफ्टिनेंट सिंह हमारा जो भारतीय जो लेफ्टिनेंट साहब है वो या तो पकड़े गए हैं या वो हादसा में मारे गए हैं। ये नकली जर्मन है वो नकली हमारे लेफ्टिनेंट साहब बन के आया है, इसको अब मैं देखता हूँ। उसका एक साथी बुलाने उधर हजारा सिंह को चले जाते हैं। इधर वो लेफ्टिनेंट से बहस कर उनको वो अपने कवर में लेता है, उसको फायर करके उसके कपाल क्रिया कर देता है। वो जो जर्मन फौजी अफसर था उसका इतने में करीब 70 जर्मन उस खंदक पर हमला बोलते हैं और ये लोग केवल 8 रह जाते हैं। ये 8 लोग ताबड़तोड़, फिर ये लोग पूरी साहस के साथ उनका जवाब देते हैं अपनी गोलियों से, और वो इतने में वो अंदर घुसते चले जाते हैं। फिर संगीन से लड़ाई चलती है। इस बीच में उधर से सिखों की जो टोली है वो हजारा सिंह की वापस आ जाती है और जर्मन सैनिक दोनों तरफ से पीट जाते हैं। अंत में उनके 68 जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। एक गोली बड़ी घातक जगह पर लहना सिंह को भी लगती है, लेकिन लहना सिंह किसी को नहीं बताता, एक मिट्टी का लेप लगाकर चुपचाप एक कपड़ा बांध लेता है। लहना सिंह की बुद्धिमानी, चतुरता और सजगता से पूरी खंदक बच जाती है, भारतीय सैनिक की वह टुकड़ी बच जाती है और जर्मन सैनिकों का विनाश होता है।
ये जो घटना घटती है, गोलियों की जो आवाज़ दूर तक जाती है, उससे पीछे जो हमारी फौज बैठी थी, उसको इसका पता चलता है। और थोड़ी देर में वहाँ पर एक सहयोगी टुकड़ी हमारे आती है और फिर जो हमारे घायल थे और जो जिनको दवाओं की ज़रूरत थी, उनको बेस कैंप में ले जाने के लिए व्यवस्था की जाती है। हजारा सिंह और बोधा सिंह को जिद करके लहना सिंह वापस पीछे भेज देता है और खुद ही उस खंदक में रह जाता है। बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह बहुत लहना सिंह कहते हैं तुम भी साथ चलो, मगर कहता है नहीं, मैं खंदक को देखूंगा। वजेरा सिंह और दोनों वो रह जाते हैं। लहना सिंह यही बार बार कहता है कि सूबेदार जी को कह देना, उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। बाद में लहना सिंह उस घाव से मर जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। यहां उसने कहा था जो शीर्षक है और इस कहानी का जो उद्देश्य है, यह कहानी त्यागमय प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जैसे लिखी गई है। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिकों ने, विशेषकर सिख सैनिकों ने बड़ी वीरता के साथ जो अपना बलिदान और जो युद्ध लड़ा था, उसका चित्रण करना भी लेखक का उद्देश्य जान पड़ता है। उसने कहा था शीर्षक को लेकर बड़ी चर्चा होती है। उसने कहा था, किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था, कब कहा था, ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसमें लहना सिंह जब हजारा सिंह और बोधा सिंह फौज की टुकड़ी के साथ उस खंदक से पीछे हमारी टुकड़ी भारतीय टुकड़ियों के पास जाने लगते हैं, तब उस कहता है ये लाइन, उसने कहा था, मतलब सूबेदार ने कहा था मेरे पति का और मेरे बेटे की रक्षा करना, और वो मैंने कर दिया। और इसी के साथ कहानी का उद्देश्य पूरा हो जाता है, शीर्षक का औचित्य पूरा हो जाता है। मैं आज का हमारा पाठ यहीं पर पूरा होता है। धन्यवाद।